तो भाई अगर एवोल्यूशन का एक मूवी माना जाए तो उस मूवी का हीरो है चार्ल्स डार्विन। मतलब इसके बारे में तो सब पता होना चाहिए, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन है पूरे चैप्टर के अंदर। देखो चार्ल्स डार्विन की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। ये एक पर्सन से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कहते हैं ना कई बार आप किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आपकी वजह से नहीं आता, किसी तीसरे पर्सन वजह से आता है जिसको आपने अपना आइडल मान रखा है। ठीक, तो इसका भी अपना एक आइडल था जिसकी बुक्स भी बहुत पढ़ा करता था। उस आइडल का नाम था थॉमस मैल्थस। अब थॉमस मैल्थस जो है ना, ये पॉपुलेशन के ऊपर बातें लिखा करता था और उसकी बुक को पढ़ के ये इतना प्रभावित हुआ कि चलो हम भी एक काम करते हैं, स्टडी करते हैं अपनी किस पे, नेचर पे, और जो भी नेचर के कंपोनेंट्स हैं। तो फिर डार्विन ने जाकर इसको मालूम पड़ा कि 1831 में यानी 1831 के आसपास, 30 के आसपास एक शिप है HMS बीगल, जो कि इंग्लैंड से निकलने वाला था समुद्री यात्रा के लिए। ठीक है, किसके लिए? समुद्री यात्रा के लिए, जहाज, शिप। ऐसा मुक्का पड़ेगा ना शुरू से, तेरे बारे में 2.5 करिए क्लास, आधा घंटा ऑलरेडी लेट कर दी मैंने, पता नहीं इधर क्या। हाँ भाई देखो, तो HMS बीगल क्या, यहाँ पर एक शिप है जो कि शिप यहाँ से जा रही थी 7 साल की समुद्री यात्रा के लिए, और वहाँ की जो इंग्लैंड की महारानी वो इसको भेजी थी, मतलब वो स्पॉन्सर कर रही थी। और ये जो कंट्रीज़ मतलब बाय वाटर कनेक्टेड है, ये उन सब को एक्सप्लोर करने वाला था। तो अब इसके लिए देखो ऐसे तो अलाउड नहीं तो जाना, बट क्योंकि डार्विन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे लोग इसको जानते थे, ऑलरेडी जानते थे। तो जब इसने खत भेजा वहाँ की महारानी को, तो उसकी महारानी ने कहा ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, हम मना नहीं करेंगे। तो हाँ, फेमस था इसलिए इसको अलाउड, इसको महारानी इसको कहा ठीक है आप जाओ। तब ये देखो प्लान था 3 साल का, लेकिन करते करते 5 साल हो गए समुद्री यात्रा। वही है, कई बारी चीज़ें जो है टाइम लग जाता है। और 5 साल के बाद यानी जब आफ्टर 5 ईयर जब ये पूरा वर्ल्ड टूर करके आया, तब इसने अपने जो भी उसने ऑब्जर्वेशन करी होगी उस पर स्टडी किया, एंड देन अपनी थ्योरीज और अपनी बुक पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब इसने इन 5 सालों में ऐसा क्या जाना, तो उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, एक साइंटिस्ट है, मतलब एक पर्सन है एल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, इस बंदे ने एक आइलैंड है, नाम है आइलैंड का मैले आर्किपेलागो, और इसी को आज आप लोग इंडोनेशिया के नाम से जानते हो। इंडोनेशिया को पहले मैले आर्किपेलागो आइलैंड नाम दिया गया था, अब इसका नाम क्या है, इंडोनेशिया रखा गया। अब इसने इस आइलैंड पे काफ़ी टाइम तक स्टडी करी थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टडी करी थी, और जो इसका रिजल्ट था किसका, एल्फ्रेड वेलेस का। एल्फ्रेड को ये सुनने में आया कि जैसी स्टडी मैंने करी है एग्जैक्टली सेम स्टडी एक पर्सन और कर रहा है, वो भी जाना माना इंसान, जिसका नाम है डार्विन। अब आप ये सोचो कि एक पर्सन जो कि आपसे कहीं ज़्यादा फेमस है, जिसकी थ्योरीज को लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, आपने एक ऐसा काम किया है जो वो स्टडी कर रहा है बहुत टाइम से, और वो आपने स्टडी कर लिया ऑलरेडी, लेकिन आप जो थ्योरी वो लोग पढ़े क्योंकि आपको जानते ही नहीं है लोग। तो आपने क्या किया, एक खत में अपना रिजल्ट बताया कि मैंने ये स्टडी किया है, और किसको पोस्ट कर दिया, उस फेमस बंदे को। उसने पढ़ा, का काम तो बड़ा काबिल तारीफ़ किया है, उसने अपनी भी स्टडी करी, और दोनों को मर्ज करके एक थ्योरी बना दी गई, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। इसको डार्विनियन थ्योरी भी कहा जाता है, बट ये नाम पूरा नहीं है, इसको हम डार्विनियन वेलिक थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि डार्विन की इसने बहुत हेल्प करी थी, इसीलिए इसे कलीग मान सकते एक तरह से। आइडल कौन हुआ, थॉमस मैल्थस, ये कौन हुआ, ये कलीग मान सकते हैं इसको, पता नहीं ऐसी होगा शायद जो भी। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या बताया। अच्छा, जैसी खत किसको गया, हमारे डार्विन को गया। तो डार्विन उस टाइम पर ना एक चीज़ और स्टडी कर रहा था, मैं अभी उस थ्योरी के अलावा पहले एक चीज़ पर आता हूँ। डार्विन ने उस समय एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, एडाप्टिव रेडिएशन। अच्छा, सवाल ये आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये अटक रहा है। अभी मैंने हार्डी विंडो प्रिंसिपल को पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे किसी मूवी के अंदर ना, जैसे मूवी चल रही होती है तो बीच में जब एक नया किरदार को लाना होता है उन्हें, तो वो पहले उसको किरदार को लाएंगे नहीं, पहले मूवी को बीच में से ले जाएंगे एक पुराने टाइम में,
और वहाँ पे एक किरदार के बारे में सब बताएंगे, फिर उसकी एंट्री यहाँ पर होगी ताकि आप कनेक्ट कर लोगे, अच्छा ये यहाँ पे ये मतलब पर्सन है। सेम हमारा टॉपिक वही रहा था और हमने यहाँ पे पॉज कर लिया और हम अभी जो पढ़ने वाले, ये हम पढ़ किस ले रहे, ये हम पढ़ रहे हैं हमारे 4th पॉइंट के लिए। इसका नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। इसको समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक आता हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। अब डार्विन ने क्या देखा, डार्विन ना एक आइलैंड पे गया था जिस आइलैंड का नाम था, फेमस भाई नाम है, गैलापागोस आइलैंड, जो कि 30 से लेकर 32 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक बड़ा आइलैंड बना हुआ है, मतलब टुकड़ों से काइंड ऑफ EMI में बना हुआ एक आइलैंड है, ठीक है। बहुत सारे पीसीस है जो कि आपस में मर्ज होकर बड़ा आइलैंड बनाते हैं। इस आइलैंड पे गैलापागोस, यहाँ पे टॉर्टोइस को हम गैलापागोस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉर्टोइस की एविडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नाम क्या रखा गया इसका, गैलापागोस आइलैंड। बट ऐसा नहीं कि ओनली टॉर्टोइस मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इसने एक स्मॉल डार्क कलर की बर्ड देखी थी, किसने? डार्विन ने। और स्मॉल डार्क कलर की बर्ड का नाम इसने उस समय नाम रखा था डार्विन फिंचिस, ये नाम रखा था। ये नाम डार्विन ने दिया था इसको कि भाई डार्विन फिंचिस, स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड्स थी। डार्विन को अजीब क्या लगा कि भाई आइलैंड तो पूरा एक ही है, इसने इस बर्ड की यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज़ देखी। हालांकि बॉडी में ही बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस ने देखा कि जैसे मान लीजिए ये पूरा आइलैंड है, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो बर्ड्स मिलती थी, डार्विन फिंचेस मिलती थी, इस यहाँ पर जो बीक का साइज था दैट इज डिफरेंट। किसका साइज? बीक चोंच, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो था उसका बीक का साइज इज डिफरेंट, यहाँ पे जो था उसका बीक का साइज एंड शेप इज डिफरेंट। थोड़ी देर बाद एक काम के अंदर बात कर ले। हाँ भाई, तो यहाँ पे बीक का साइज इज डिफरेंट। तो हर एक में इसने क्या देखा, जितने भी डार्विन फिंचेस थे उनमें मेन किसका था फर्क? बीक का था। बीक की लेंथ, बीक का शेप एंड बीक का साइज। अब इसको समझ नहीं आया, जब सेम एरिया है तो इतना फ़र्क आया कैसे? तब इसकी स्टडी में सामने ये आया कि इस आइलैंड के हर एरिया पे एक डिफरेंट टाइप का फूड एग्जिस्ट करता था, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट खाता था, तो इंसेक्ट खाने वाले की चोंच पैनी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मान लो मतलब मिट्टी से ऐसे निकालना है, बाहर निकालना है ना, या ऐसे किसी पेड़ के अंदर से निकालना है, तो इनकी चोंच बड़ी होनी चाहिए। जो सीड ईटिंग है इनकी चोंच थोड़ी चौड़ी, ताकि सीड को पकड़ सके, ग्रैब कर सके, ठीक है। तो इनके बीक के जो शेप और साइज बने, ये उनके फूड के बेस पे बने। जिस तरह का फूड होगा उस तरह का इनका बीक का शेप एंड साइज होना पड़ेगा। अब इसने यहाँ पे एक आइडिया लिया, अगर इनके बीक में चेंज होने का कारण है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का नेचुरल कंडीशन, तो जैसे एक चेंज बॉडी में आया है ऐसे एक चेंज और आएगा, 2, 3, 4, 5, जब मल्टीपल चेंजेस बॉडी में आएंगे तो एक नई स्पीशीज़ में तब्दील नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ से इसने कॉन्सेप्ट पैदा किया एडाप्टिव रेडिएशन का, जिसका ये क्या मानना था, अगर किसी भी एरिया में एक स्पीशीज़ से मल्टीपल वैरायटीज़ बन जाए, एक ही स्पीशीज़ से मल्टीपल वैरायटीज़ बन जाए, और वो भी क्या बोलेंगे, इन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट, क्योंकि सेम होगा सारा फिर सेम ही हो जाएगा। तो जब एक एरिया के अंदर डिफरेंट एक ही वैरायटी से मल्टीपल वैरायटीज़ का फॉर्मेशन हो, दैट इज़ नॉन एज एडाप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? फैलना, है ना। एडाप्टिव मीन्स फॉर एडाप्टेशन। एक वैरायटी ने इतनी वैरायटी कैसे बनाई होगी? एक वैरायटी के मेंबर अलग अलग एरिया में रहने के लिए गए, सबके पास अलग इन्वायरमेंट था, तो सबने वहाँ के हिसाब से रहने के लिए अपने आप को क्या किया होगा? चेंज किया होगा, आई मीन अपने आप को एडाप्ट किया होगा। जब सबके पास कंडीशन अलग अलग है तो सब में चेंजेस कैसे आएंगे? अलग अलग। और इन्हीं चेंजेस से इसमें मतलब इसको एक नई स्पीशीज में तब्दील कर दिया। यानी स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट माना ऐसा गया है, ऐसे ही बनाई होगी स्पीशीज़, और जिसमें कि हमारे एक नेचर का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एग्जांपल्स और देता हूँ। एक हमें एग्जांपल दिया होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल का। मार्सूपियल वो होते हैं जिनके पेट में ना ऐसे थैली होती है, जैसे कंगारू, उन्हें मार्सूपियल बोलते हैं। जिनके पेट में ऐसे पाउच होता है उनको मार्सूपियल बुलाएगा, जैसे कंगारू इसी के अंदर ही आया करते हैं। तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पहले एक ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल रहा होगा, मतलब एक कॉमन सा कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा।
फिर ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में मूव किया होगा, और जब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गया होगा तो सब में चेंजेस भी क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। इसको समझो ऐसे, आप मान लेते हैं कि एक डॉग की स्पीशीज़ को हम एज्यूम करते हैं, डॉग की स्पीशीज़ हमारे पास है, मल्टीपल सेम स्पीशीज़ के 100 मेंबर्स हैं। उसमें से कुछ मेंबर को हम साइबेरिया छोड़ देते हैं, बहुत कड़ाके की ठंड, कुछ को छोड़ते हैं सारा डेजर्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी, कुछ को छोड़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है, कुछ को और जहाँ पर मान लेते हैं कि ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ को छोड़ते हैं सी वाटर में, सबको अलग अलग कंडीशन में छोड़ते हैं। ठीक है, जो साइबेरिया में होगा उसके लिए वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होगी, ठंड से बचना सबसे मेन। तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे कि क्या आएंगे, ताकि वो उस विंटर से बच सके, हाँ कि ना। उसकी स्किन अपने आप मोटी हो जाएगी, उसके पास हेयर बॉडी में और ज़्यादा आएंगे, हीट को कंजर्व करना सीखेगा, राइट। और उसका बॉडी साइज़ बढ़ेगा बॉडी से, क्योंकि छोटे बॉडी साइज़ के एनिमल कभी नहीं मिलेंगे आपको ठंडे एरिया में, पता है ना। बड़े छोटे बॉडी साइज़ का सरफेस एरिया बड़ा होता है, हीट लॉस ज़्यादा होती है, इसलिए चूहे बिल्ली वहाँ कुछ नहीं मिलता, हमेशा मिलेंगे बड़े साइज़ के एनिमल, जैसे भालू वगैरह जो होते हैं। अब अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारे आते हैं जैसे गर्म, जैसे सारा डेजर्ट वाले इलाके में। अब भाई यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीशीज़ अपने आप को ऐसे रखेगी ताकि उसकी बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा, और बॉडी में वाटर कंजर्वेशन भी हो। यानी जो डॉग यहाँ पे जो चेंज शो कर रहा है, क्या वहाँ ये चेंज शो कर रहा है जैसे कि साइबेरिया में वहाँ अलग कर रहा है, यहाँ अलग कर रहा है। ऐसी जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे अलग तरह का चेंज शो करेगा। जो रह रहा है सी वाटर में गया उसको स्विमिंग आनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तैर लेता है, मेरा क्वेश्चन था ये पूछना। हाँ मैंने तैरते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं। हाँ, तो मेरा ये कहने का कॉन्टेक्स्ट है कि अब एक स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग कंडीशन में रह रही है, और क्योंकि कंडीशन सबकी अलग अलग तो चेंजेस भी कैसे आएंगे सबके। सोचो कुछ समय बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, जैसे मैंने साइबेरिया में छोड़ा था, उसकी जनरेशन जो आगे देखोगे उनकी जो पूरा अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग, बॉडी साइज अलग, सहारा वालों का अलग, सी वाटर का अलग। अभी सब में एक एक चेंज एक्यूमुलेट हुआ है ना। सोचो समय के साथ चेंज बढ़ता चला जाए तो एक टाइम बाद क्या आएगा, ये सब एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सब बनी तो एक से ही है, बनी तो एक से ही है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीशीज़ ऐसे ही बनती होंगी कि एक स्पीशीज़ के मेंबर अलग अलग जगहों पे जाते होंगे। सर क्यों जाते होंगे, फूड की तलाश में, घर की तलाश में। भाई अगर किसी को यहाँ पे कंपटीशन मिल रहा है तो वो क्या चाहते हैं, जहाँ पे कंपटीशन ना मिले, यहाँ पे खाना मिल जाए। तो इसी की तलाश में जब वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं तो नई कंडीशंस उनको चेंज कर देती हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि हम सब जो ह्यूमंस हैं, हम में तो एक डिफरेंस है कि नेचर के हिसाब से। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के जो लोग हैं यहाँ पे हाइट स्किन कलर इज़ डिफरेंट, चाइना के वाले अलग, अफ्रीका वाले अलग। अब ये किसका इन्फ्लुएंस है, नेचर का इन्फ्लुएंस है। और नेचर के इन्फ्लुएंस की वजह से उन सब में क्या चेंज बहुत डिफरेंट आ रखा है। और अगर किसी ऐसा है, किसी दो ऐसे कॉन्टिनेंट के, दो ऐसे कंट्री के सेम टाइप के अगर हैबिटेट हैं, सेम टाइप का फूड है, तो चांसेस है कि दोनों में सेम टाइप के पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉसिबल है, इसमें ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये था एडाप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज़ और सीखो। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल एवोल्यूशन। क्या आता है, पैरेलल एवोल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा है, इनका चल रहा है, डार्विन फिंचेस का चल रहा है, या मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल चल रहा है, ठीक है, या प्लेसेंटल मैमल्स का चल रहा है, मतलब मैमल्स हैविंग प्लेसेंटा। दुनिया में हर स्पीशीज़ का अपना एक एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा होगा। आप जो देख रहे हो, जो टाइगर, लायन देख रहे हो, जो कैट देख रहे हो, इन सब के पहले कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। उन्होंने किसे बनाया, बिल्ली को बनाया, उन्होंने बनाया इस लेपर्ड, टाइगर, इन सबको बनाया होगा। यानी उनमें भी क्या चली होगी, एडाप्टिव रेडिएशन चली है। तो सब में चली है। अब अगर ये सोचो कि ये एक देश है, ये दूसरा देश है, दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा हो सकता है कि दो देशों में सेम हैबिटेट मिल सकता है ना। जैसी कंडीशन यहाँ, ऐसी कंडीशन वहाँ। इमेजिन करो, यहाँ पे एक स्पीशीज़ है ए और यहाँ पे स्पीशीज़ है बी, दोनों का दूर दूर तक कोई मेल मिलाप नहीं है। लेकिन स्पीशीज़ है जिस देश में है वहाँ पर जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाइमेटिक कंडीशन बी के पास भी है। हालांकि देश अलग है, कंडीशन तो सेम ही है। और सोचो, इस ए स्पीशीज़ का मेंबर एक ऐसी जगह पे गया जो बहुत ठंडी थी,
और एग्जैक्टली उसका भी एक मेंबर कहाँ गया जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इसका एक मेंबर गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर था, उसके पास भी कैसा एरिया, एक वाटर वाला। हम थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कि इससे बनी स्पीशीज स्मॉल ए, इससे बनी स्मॉल बी, इससे स्मॉल सी, स्मॉल डी, इससे बनी स्पीशीज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, यानी उसकी भी अलग बनी स्पीशीज, इसकी भी अलग बनी स्पीशीज। सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका स्मॉल ए स्पीशीज उसके कैपिटल ए से पूरा मेल खाता है, अभी अजीब है कि नहीं? जिनका कोई जान पहचान नहीं है, कंट्री अलग अलग हैं, स्पीशीज अलग अलग है, इनमें सिमिलरिटी कैसे आ गई? तो जब एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन चलने लग जाए इन डिफरेंट मतलब कॉन्टिनेंट कह लो, बट इन सेम जियोग्राफिकल कंडीशन दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम। तो इस तरह के जब दो एवोल्यूशन साथ साथ चल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल एवोल्यूशन। कि दो सेम मैकेनिज्म दो अलग जगहों पे क्या हो रहे हैं, रन कर, दैट इज पैरेलल मैकेनिज्म। अब सॉरी एवोल्यूशन। अब इसमें ध्यान सुनना, इस पैरेलल एवोल्यूशन में आपको अब मिलेगा एवोल्यूशन का दो टाइप। एक टाइप होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एक होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एक स्पीशीज़ ए है और एक स्पीशीज़ बी है। देखो स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी। सोचो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर्स दिखने लग जाए, दोनों के हाथ एक जैसे हैं, दोनों के पैर एक जैसे हैं। जब चीज़ें सेम दिखती हैं तो उनको हम आपस में कन्वर्ट करेंगे ना, जोड़ेंगे ना, और जब जुड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पे आके। सोचो ए और बी दोनों सेम ही एंसेस्टर की दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, मतलब इनको दोनों ने एक नहीं बनाया है। अब एक ने बनाया तो दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए, बट हम क्या देख रहे हैं, इसका कैरेक्टर अलग, इसका कैरेक्टर अलग। सेम पेरेंट से बनने के बावजूद इनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आए, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या अलग हो रहे नहीं हो रहे, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक सिंगल एडाप्टिव रेडिएशन, ओनली सिंगल एडाप्टिव रेडिएशन किस तरह का एवोल्यूशन शो कर रहा है, डाइवर्जेंट कि कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट एग्जैक्टली। एक स्पीशीज थी, मल्टीपल स्पीशीज बन गई जिनमें समानता नहीं, डिफरेंसेस आने लग गए, ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम दो एडाप्टिव रेडिएशन कंपेयर करें जो कि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रही हैं, तो ये किस तरह का एवोल्यूशन शो करेंगी, कन्वर्जेंट। देखो कैसे, इसको ठंडा एरिया मिला, इसको मिला ठंडा एरिया, दोनों ठंडा मिला, उसकी भी स्किन मोटी, इसकी भी स्किन मोटी, दोनों की अलग अलग फीचर है, अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन दोनों में लक्षण सेम आ गया। जब सेम आ तो मतलब क्या हुआ, दोनों कन्वर्ट, यानी एक में तब्दील होने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि ना, ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट। देखो इसमें क्या हुआ, कन्वर्जेंट, इसमें क्या हुआ, कन्वर्जेंट, इसमें क्या हुआ, कन्वर्जेंट। तो एक सिंगल एडाप्टिव रेडिएशन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन को आप जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। यकीन है तो आपके एनसीईआरटी अगर लाओ, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, लाओ एनसीईआरटी, लाओ तो देखो, नहीं है।